मतभेद के कारण निष्क्रिय है। कारण निष्क्रिय। ओके, क्योंकि देखो अब यही समझो कि सिर्फ कई कांग्रेस हुए थे कंसर्ट ऑफ यूरोप के, वियना कांग्रेस के बाद इसका गठन 1818 में आपको देखते हो लेवाक का कांग्रेस है, फिर प्रोको का कांग्रेस है, हालांकि उसको आपको नहीं ध्यान रखना है। सबसे अंतिम कांग्रेस 1825 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में हुआ। उसके बाद फिर कंसर्ट ऑफ यूरोप का आयोजन ही नहीं हुआ, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के परिप्रेक्ष्य में होता है कि आपस में मेंबर्स के बीच ही मतक होना मुश्किल होता है। यह चुनौती का सामना तो यूएनओ को भी करना पड़ रहा है। इन खैर यूएनओ तो काफ़ी डेवलप्ड बॉडी है और इसका विस्तार भी वर्ल्ड वाइड है। वो तो एक छोटा सा संगठन था, लेकिन हाँ उसे आप राष्ट्र संघ और यूएनओ का पूर्वज जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की चेष्टा तो हुई है। इन कंसर्ट ऑफ यूरोप एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में काम कर नहीं सकते। अब इसके बाद फिर एक बड़ी क्रांति आपको 1848 में देखने को मिलेगी, जैसे आपने 1830 में देखा, तो मैं चाहूंगा कि इसमें आप एक बड़ी क्रांति के रूप में 1848 की क्रांति को देखिए। 1848 की क्रांति, इस क्रांति में देखो मैं चाहूंगा कि एक घटना को आप लोग जरूर याद रखो, ये भी फ्रांस से आरंभ, जैसे 1830 की क्रांति के समय ही ये फ्रांस से आरंभ, और फ्रांस में एक महत्वपूर्ण होगा कि 1848 में फ्रांस गणतंत्र घोषित, यानी 1848 में फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया जाएगा, दैट विल बी अ रिपब्लिक। और इसका कारण होगा कि जैसे 1830 की क्रांति के बाद राजतंत्रवादियों की बढ़त हुई थी, इसलिए लुई फिलिप की सरकार स्थापित हुई थी। परंतु 18 वर्षों के बाद फिर लुई फिलिप के गवर्नमेंट के विरोध में मूवमेंट शुरू हो गया, क्योंकि पुराने गणतंत्र से लोग इतने भयभीत थे कि शुरू में उन्होंने गणतंत्र को अवॉइड किया। लेकिन अब काफ़ी समय बीत गया, अब मोनार्की या राजतंत्र उन्हें संतुष्ट नहीं कर सका, तो फिर वो एक बार गणतंत्र की तरफ मुड़े और 1848 में गणतंत्रवादियों की जीत हुई और फ्रांस में एक गणतंत्र स्थापित हुआ। ये दूसरा गणतंत्र है फ्रांस में। फ्रांस में बहुत सारे गणतंत्र स्थापित हुए। अभी दूसरी गणतंत्र 4 वर्ष ही चली, क्योंकि और फिर प्रेसिडेंट के पद पर लुई नेपोलियन तृतीय कौन है? तो नेपोलियन का भतीजा है। लुई नेपोलियन तृतीय वह नेपोलियन का भतीजा है, वो इस पद पर निर्वाचित हुआ। और वह इस पद पर निर्वाचित होने के बाद, पद पर तो निर्वाचित हुआ, लेकिन एक बार सत्ता में आने के बाद उसने 4 वर्षों के बाद ही गणतंत्र को ही समाप्त कर दिया, डिस्ट्रॉयड रिपब्लिक कंप्लीटली, गणतंत्र को ही मिटा दिया अपने चाचा की तरह। आपको याद होगा कि हमने फ्रांस की क्रांति के बाद कहा था कि गणतंत्र स्थापित हुई थी, लेकिन गणतंत्र स्थापित हुआ था, परंतु उस गणतंत्र को नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में समाप्त कर दिया था और अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया था। तो ध्यान रहे, लुई नेपोलियन तृतीय ने 1852 में रिपब्लिक को समाप्त कर दिया और अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। किसी आलोचक ने सच ही कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इतिहास ने अपने आप को दोहराया। इतिहास ने अपने आप को दोहराया का मतलब यह है कि जो चाचा ने किया वही भतीजा ने भी किया। अब देखो, तो एक तो आपको ध्यान रखना, ये लुई नेपोलियन तृतीय एक ऐसा व्यक्तित्व है कि आगे आप इटली और जर्मनी का एकीकरण देखोगे, इन दोनों एकीकरण में लुई नेपोलियन तृतीय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। फ्रांस के आरंभ 1848 में फ्रांस गणतंत्र घोषित, प्रेसिडेंट के पद पर लुई नेपोलियन तृतीय 1852 में स्थापित। ओके, और दूसरा यहीं पर मैं देना चाहता हूं कि इटली एवं जर्मनी में राष्ट्रवादियों के द्वारा एकीकरण की दिशा में गंभीर प्रयास परंतु विफल। अब यहाँ पर यह देखिए कि इटली और जर्मनी है। इटली, इसमें देखिए बहुत सारी उदारवादी जो क्रांतिकारी चिंतक थे, जैसे जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में एक संसद बनाई गई थी 1839 वियना कांग्रेस में। उस पार्लियामेंट, एक कॉमन जर्मन पार्लियामेंट बना हुआ था, जो जर्मन कॉन्फेडरेशन का प्रतिनिधित्व करता था। एक आपको तो मैंने बताया कि टोटल 38-39 स्टेट्स थे, उन सबको मिलाकर उनके एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी की स्थापना, एक प्रतिनिधि करने वाली एक संसद पार्लियामेंट बना दिया गया। वो टोटल 39 जर्मन राज्यों को मिलाकर प्रशा भी उसमें बैठता था, उसके प्रतिनिधि। तो ये जो इसको फ्रैंकफर्ट में स्थापित है, इसको फ्रैंकफर्ट संसद कहते हैं। तो फ्रैंकफर्ट संसद में जो बैठे हुए थे तो मध्य वर्ग के मेंबर्स थे, और वो मध्य वर्ग के मेंबर्स में वे जो मेंबर्स उसमें बैठे हुए थे वो मिडिल क्लास के मेंबर्स थे, और वे मेंबर्स, और उनका मानना था कि जर्मनी का एकीकरण होना चाहिए। लेकिन अब जर्मनी का एकीकरण किसके पहल पर होनी चाहिए? तो प्रजा के पहल पर होनी चाहिए, मतलब जनता। क्योंकि देखो अब
फ्रांस की क्रांति का आदर्श आया, तो राष्ट्रवाद तो बेसिकली जनसंप्रभुता की भावना से प्रेरित थी। तो जनसंप्रभुता पर आधारित राष्ट्रवाद होना चाहिए। तो इसलिए पहले पार्लियामेंट ने, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने कोशिश की और उसने संयुक्त जर्मनी का ताज, मतलब पूरे जर्मनी को यूनिफाई करके संयुक्त जर्मनी का ताज उसने प्रशा के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को प्रस्तुत किया। जब फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को कहोगे देखो अब क्यों राजतंत्र को क्यों राजमुकुट दे रहा है, अगर आपको एकीकरण लाना है और जनता के पक्ष में लाना है तब तो गणतंत्र आपको स्थापित करना चाहिए, या प्रजातंत्र सभी को मताधिकार दे के लोगों के द्वारा निर्वाचित सरकार स्थापित होनी चाहिए। तो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, हालांकि थोड़ा अभी आपको कफ हो रहा होगा क्योंकि ये इतना कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जिनको बार बार याद करने में आपको थोड़ा सा पेन हो रहा होगा, परंतु आप उसको बर्दाश्त करें। आप याद करें कि मध्य वर्ग के प्रतिनिधि इसमें काफ़ी चालाक होते हैं। वो चाहते हैं कि संवैधानिक राजतंत्र हो और सीमित मताधिकार रहे, लिमिटेड फ्रेंचाइज हो, क्योंकि उसको डर होता है आज गणतंत्र आएगा और फिर फ्रांस के गणतंत्र की तरह अगर सभी को मताधिकार दे देगा तो निम्न वर्ग आगे बढ़ जाएगा और मध्य वर्ग का न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, उनकी जो ओवरऑल जो संख्या है वो निम्न वर्ग के सदस्यों की तुलना में कम है। तो मताधिकार अगर प्रत्येक व्यक्ति को मिल गया तब तो वो अलापद स्थिति में आ जाएंगे। उनकी कोशिश होती है उसको टालने की, इसलिए उन्होंने राजमुकुट किसे सौंपा था, तो प्रशा के सम्राट फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने ठुकरा दिया, हम नहीं लेंगे, हम गटर में गिरा हुआ ताज नहीं लेंगे। अब फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को डर यह है कि अगर हम जर्मन पार्लियामेंट के द्वारा दिया हुआ ताज लेंगे तब तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की तरह रहना पड़ेगा, वास्तविक शक्ति पार्लियामेंट ले लेगी और हमारी जो अपनी निरंकुश सत्ता है वो समाप्त हो जाएगी, या जो सत्ता हमने जो मोनार्की का पावर है वो समाप्त हो जाएगा। तो उसने सोचा नहीं, हम अगर यूनिफिकेशन में आएंगे तो अपनी शर्तों पर आएंगे। तो जो जर्मन उदारवादी थे, जो लिबरल थिंकर्स थे, उन्होंने जो अपने प्रयास से एकीकरण करने की कोशिश की वो विफल हो गया। उसी प्रकार से इटली में 1848 के रेवोल्यूशन के दरमियान ही मतलब जो जर्मन राष्ट्रवादी इटालियन राष्ट्रवादी थे उन्होंने पिडमोंट सार्डिनिया, एक पावरफुल स्टेट था जो मैंने आपको बताया था, वियना कांग्रेस ने जो अरेंज किया था, तो उसके शासक को, उसने पिडमोंट सार्डिनिया के शासक को रिक्वेस्ट किया, उससे अपील की आप लीड करिए और यहाँ से ऑस्ट्रिया को, क्योंकि देखो इटली में समस्या है, इटली को 7 पार्ट में बांटा गया है और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक है वो जानबूझकर इटली में ऑस्ट्रिया को भी बैठाया हुआ है। ऑस्ट्रिया का 2 रीजन है, एक का नाम है लोम्बार्डी और वेनेशिया, उसको डायरेक्ट ऑस्ट्रिया के अधीन किया गया है, और 3 और रीजन है, परमा, मोडेना और टस्कनी, वहाँ पर हैसबर्ग, ऑस्ट्रिया का जो राजवंश है उसका नाम है हैसबर्ग वंश, पीछे भी मैं बता चुका हूँ आपको। तो हैसबर्ग वंश के शासक को ही परमा, मोडेना और टस्कनी का स्वतंत्र शासक बनाया हुआ है, और 2 भाग उसने लोम्बार्डी और वेनेशिया ये दोनों लिया हुआ है ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के अधीन। तो उसकी कोशिश है कि हम इटली में राष्ट्रवाद को ना पनपने दें। तो वही इटालियन राष्ट्रवादियों ने पिडमोंट सार्डिनिया, चूंकि एक शक्तिशाली राज्य है, उसके शासक से अपील की, उसका नाम है चार्ल्स एल्बर्ट, उससे अपील की कि आप यहाँ से ऑस्ट्रियाई साम्राज्य हैसबर्ग साम्राज्य को खरीद दीजिए और पूरे इटली को अपने झंडे तले यूनिफाई करिए। तो चार्ल्स एल्बर्ट भी थोड़ा उत्साहित हुआ और इसी क्रम में उसने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, परंतु अब वो ऑस्ट्रिया का मैच नहीं था, हैसबर्ग सम्राट ने उसे बुरी तरह पराजित कर दिया और 1848 में इटली के एकीकरण का प्रयास भी विफल रहा। तो ये 1848 का जो रेवोल्यूशन है उसकी यह खासियत है। अब इसके अलावा अगर जानना चाहोगे तो ब्रिटेन में उसी समय चार्टिस्ट आंदोलन हुआ है, चार्टिस्ट आंदोलन की चर्चा आपको मिलेगी, वो आप लोगों के काम की नहीं है, जो ऑप्शनल में जानना चाहें वो चार्टिस्ट मूवमेंट अलग से जान सकते हैं। इस प्रकार से एक मैं इसमें दिलचस्प बात यह बताना चाहूंगा कि इस समय कार्ल मार्क्स भी सक्रिय है, वो एक समाजवादी चिंतक है, और 2 बातें यहाँ पर देखी गई कि 1848 की क्रांति में जो लीडरशिप है वो मध्य वर्ग के हाथों में रहा, जैसा कि फ्रांस की क्रांति में था, और उस क्रांति में चूंकि मध्य वर्ग तो अकेले दम पर क्रांति कर नहीं सकते थे पुरातन व्यवस्था के जश्न में, तो मध्य वर्ग को मैन पावर दे रहा था निम्न वर्ग, लीडरशिप मध्य वर्ग के हाथों में था। तो उसमें मध्य वर्गीय नेतृत्व में जब उसका तो अपना लिमिटेड डिमांड था कि भाई संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो, मताधिकार का विस्तार हो, और वेस्ट मताधिकार तो वो चाहता नहीं था। और निम्न वर्ग के बारे में मैं फ्रांस की क्रांति के मध्य बता चुका हूँ कि निम्न वर्ग की आकांक्षा बहुत आगे तक जाती है, तो निम्न वर्ग को वहाँ पर आर्थिक और सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना चाहता था, तो दोनों के बीच तो बात बनेगी नहीं। तो जिस समय मध्य वर्ग का उद्देश्य पूरा हुआ, मध्य वर्ग ने क्रांति को धोखा दे दिया। उसी प्रकार से जब निम्न वर्ग का उद्देश्य, निम्न वर्ग को अकेला छोड़ दिया और निम्न वर्ग को दबा दिया गया, कार्ल मार्क्स ने इसे गौर से देखा कि देखो मध्य वर्ग का नेतृत्व अवसरवादी होता है, कभी भी निम्न वर्ग के साथ न्याय नहीं करेगा। दूसरा, कार्ल मार्क्स ने एक और भी चीज महसूस की, जो किसान थे, निम्न वर्ग में किसान भी आते हैं और श्रमिक और दस्तकार भी आते हैं, तो किसान और श्रमिक तथा दस्तकार यानी किसान और दस्तकार दोनों ने मिलकर इस मूवमेंट में रोड पर या रोड ब्लॉक करने का काम किया था, या सड़कों पर उतर आए थे, संसद में बैठे हुए थे मध्य वर्ग के प्रतिनिधि तो लच्छेदार भाषण दे रहे थे, और निम्न वर्ग के प्रतिनिधि सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। जब वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे निम्न वर्ग के प्रतिनिधि, और उसी क्रम में और दस्तकारों ने मिलकर काम किया था, परंतु कार्ल मार्क्स ने एक बात महसूस किया कि जब सामंतवाद का अंत जगह जगह पर कर दिया गया तो किसान उस मूवमेंट से बाहर हो गए, दस्तकारों को अकेला छोड़ दिया और बेचारे दस्तकार पिट गए, उनको दबा दिया गया अथॉरिटी के द्वारा, वो कमजोर पड़ गए, किसान अलग हो गए। तो फिर कार्ल मार्क्स ने यह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसानों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनके पास निजी संपत्ति है, और अगर उनके पास निजी संपत्ति है तो बहुत क्रांतिकारी नहीं हो सकती। आपको चाहिए था सर्वहारा, एक सर्वहारा शब्द का प्रयोग करेगा जो मैं आपको समाजवाद वाले टॉपिक में बताऊंगा। तो सर्वहारा वो है जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है और वो डेली वेज अर्नर्स है, वो अर्निंग करता है और फिर उसका कंजम्पशन करता है, उसके पास कोई बचत नहीं, उसके पास कोई
कह सकते हो प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति नहीं। उनका मानना है कार्ल मार्क्स का कि जिसके पास निजी संपत्ति होगी वो कभी भी क्रांतिकारी सही मायने में नहीं हो सकता और वह कभी भी सर्वहारा क्रांति नहीं ला सकता। इसलिए आगे आप देखोगे जो कार्ल मार्क्स की जो क्रांति की योजना बनी है उसमें किसानों के लिए भी जगह नहीं है, मध्य वर्ग तो टारगेट ही है, मुख्य शत्रु ही है, जिसको बुर्जुआ बोलता है, लेकिन किसानों को भी उसने सर्वहारा की श्रेणी में नहीं रखा है। इसे 1848 की क्रांति ने कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण को भी क्या किया। दूसरी बात है कि 1848 की क्रांति तुम देखोगे, हाँ एक घटना इसमें बड़ी दिलचस्प हुई है, वो भी आप जानिए। तो ऑस्ट्रिया तुम देखते हो, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक है, तो ऑस्ट्रिया में जो उग्र क्रांति हुई, तो ऑस्ट्रिया में जब क्रांति हुई तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर मेटरनिक है, वह मेटरनिक का पलायन हो गया, यानी मेटरनिक ऑस्ट्रिया को छोड़कर भाग गया और उसने ब्रिटेन में जाकर शरण ली। ब्रिटेन में उसने शरण ली, तो मेटरनिक का पलायन, अब मेटरनिक सीन से हट गया 1848 की क्रांति के बाद। और अब ऑस्ट्रिया का साम्राज्य, मेटरनिक ही भाग खड़ा हुआ, तो ऑस्ट्रिया का साम्राज्य झुक गया और उसने मध्य वर्ग के प्रतिनिधियों को उसने पहले विश्वास दिलाया कि हम आपको एक उदार संविधान देंगे। लेकिन तभी जो रूस ऑस्ट्रिया का मित्र हुआ करता था उस समय, और एक कहावत है कि बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई, दोनों कंजर्वेटिव थे, अगर एक जाते तो दूसरे भी जाते। तो इसीलिए रूस ने अपनी सेना भेज दी और रूसी सेना ने की मदद से ऑस्ट्रियाई सम्राट ने इस आंदोलन को दबा दिया और फिर अपने शासन तंत्र को कायम कर लिया। लेकिन मेटरनिक देश छोड़कर जा चुका था। तो आप कुल मिलाकर इस क्रांति को देखोगे तो पश्चिमी यूरोप में अपेक्षाकृत सफल रहा है, मध्य यूरोप में और पूर्वी यूरोप में यह विफल हो गया है, इसको दबा दिया गया है। लेकिन एक बात लगभग तय हो गई और राष्ट्रवाद भी एक सबक सीखा। अब तक राष्ट्रवादियों को लगता था कि हम उदारवाद के तरीके से, मतलब संसदीय राजनीति के माध्यम से, संसदीय राजनीति के माध्यम से, यानी थ्रू पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, हम संसद का सहारा लेकर आंदोलन के माध्यम से, प्रतिवेदन के माध्यम से हम एकीकरण के कार्य को पूरा कर लेंगे और एक समय आएगा जो राजतंत्र है वो राजतंत्र हमें आत्मनिर्णय का अधिकार देगा, राइट टू सेल्फ जजमेंट देगा। परंतु 1848 की क्रांति, क्योंकि अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि मध्यवर्गीय नेतृत्व का प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ, तो आगे ही बताऊंगा। परंतु 1848 की क्रांति जब विफल हो गई और जब उदारवादी तरीकों से मध्यवर्गीय नेतृत्व इटली और जर्मनी के एकीकरण को प्राप्त करने में नाकामयाब रहा, तो अब उसने दूसरा रास्ता अपनाया। अब वो नेतृत्व के लिए राजतंत्र की तरफ देखने लगा, वह मोनार्की की तरफ देखने लगा और इटली और जर्मनी का एकीकरण तो हुआ परंतु राजतंत्र के नेतृत्व में हुआ। इट वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ मोनार्की। आप देखोगे इटली का एकीकरण पिडमोंट सार्डिनिया के राजतंत्र के अधीन हुआ और जर्मनी का एकीकरण प्रशा के राजतंत्र के अधीन हुआ। तो दोनों स्थलों पर एकीकरण तो हुआ परंतु राजतंत्र के नेतृत्व में। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि देखो इतने सारे बदलाव आए, अब आपको इसके साथ मैं दूसरा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। इसी के साथ ये यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रवादी विचारधारा का विविधतामूलक प्रभाव अब देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि उदारवाद और राष्ट्रवाद दो विचारधाराओं ने 19वीं सेंचुरी के यूरोप को प्रभावित किया और कई क्रांतियां लाई। परंतु यकीनन उदारवाद की तुलना में जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है दैट प्रूव मोर पावरफुल, ये ज़्यादा पावरफुल सिद्ध हुआ। यह ज़्यादा कह सकते हो कि उदारवाद की तुलना में राष्ट्रवाद की विचारधारा ज़्यादा प्रभावी सिद्ध हुआ। इसने यूरोप में बदलाव को ज़्यादा जन्म दिया। और फिर मैं आपको यह भी बताना चाहता कि राष्ट्रवाद जो पीछे बता चुका हूँ उसका एक प्रभाव नहीं है, कहीं इसने एकीकरण के आंदोलन को जन्म दिया तो कहीं विघटन के आंदोलन को जन्म दिया। इसका प्रभाव है वही डिफरिंग इम्पैक्ट है उस समय के यूरोप पर, कहीं पर एकीकरण लाता है तो कहीं पर यह विचार विघटन को बल देता है। अब जैसे देखो मैं पूरे यूरोप के संदर्भ में बताऊंगा, जैसे राष्ट्रवाद है तो सीमेंट की तरह जोड़ेगा, पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र को जोड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ पर पश्चिमी यूरोप राष्ट्रीय राज्य का आधुनिक राष्ट्र, आधुनिक राष्ट्र के रूप में क्रमिक संक्रमण। अब देखो पश्चिमी यूरोप मानचित्र पर थोड़ा नजर डालिए, बस बहुत आराम से आप मानचित्र खींच सकते हो। उधर ब्रिटेन से शुरू करके तो ब्रिटेन ही आप देख रहे हो, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, ब्रिटेन है और वेल्स है। और फिर वहाँ से आप आओ तो आप उससे दक्षिण थोड़ा सा, उससे हल्का सा दक्षिण पूरा हटकर फ्रांस से बीच इंग्लिश चैनल काटता है। और फ्रांस के दक्षिण पश्चिम में जाओ तो स्पेन है और स्पेन के जस्ट बगल में पुर्तगाल है। और उधर आप फ्रांस के नॉर्थ में डायरेक्ट जाओ तो वहाँ पर आपको दिखेगा एक तो डेनमार्क सबसे नज़दीक है और फिर डेनमार्क के ऊपर आपको स्वीडन है, नॉर्वे है और उधर रूसी क्षेत्र फिनलैंड भी उसी से सटा हुआ है, स्वीडन से।
और फिर उसके बाद आप आओगे तो फ्रांस के उत्तरी छोर पर आपको देखिएगा, एक हॉलैंड है और दूसरा बेल्जियम है, दोनों मिला के जो नीदरलैंड्स बना था पिछले मानचित्र पर दिखाया था। और फिर उसके ईस्ट में और थोड़ा सा फ्रांस से हल्का सा नॉर्थ की तरफ कर दिए हुए जर्मनी का बड़ा सा क्षेत्र है, लेकिन अब वो अभी विभाजित है 39 राज्यों में। इसमें एक प्रशा है सबसे पावरफुल, और प्रशा एक बहुत बड़े भूभाग को ग्रहण करता है, और बाकी है वो सब छोटे छोटे राज्य ही हैं, लेकिन कुल मिला के जर्मनी एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाएगा। तो जर्मनी का राज्य आपस में मिले नहीं, ये सबसे फ्रांस के हक में है, क्योंकि फ्रांस के पड़ोस में अगर उतना बड़ा जो विभाजित क्षेत्र है वो अगर संकेंद्रित या वो संगठित होकर उसका एकीकरण हो जाएगा, तो वास्तव में फ्रांस के लिए सर्वाइवल का क्वेश्चन हो जाएगा। अपने बगल में इतना पावरफुल नेवर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप जर्मनी देखते हो, और फ्रांस और जर्मनी के दक्षिण में आपको इटली का पार्ट दिखेगा जो 7 पार्ट में विभाजित है। तो जर्मनी विभाजित है, इटली विभाजित है, जो आप मध्य यूरोप और दक्षिण यूरोप की चीज कर सकते हो। उधर पूरब में जाओगे उसके फर्दर जर्मनी का, तो आपको उसके जर्मनी के दक्षिण पूरब में ऑस्ट्रियाई साम्राज्य मिलेगा, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के भी दक्षिण पूरब में आपको ऑटोमन साम्राज्य मिलेगा। ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के ऊपर में आपको पोलैंड का क्षेत्र मिलेगा नॉर्थ में, और उसी पोलैंड से सटा हुआ रूसी साम्राज्य मिलेगा, और रूसी साम्राज्य वहां से बढ़ेगा, यहाँ काला सागर पर आएगा, और काला सागर के दक्षिण में आपको ऑटोमन साम्राज्य मिलेगा। अब ये जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है वो विविधतामूलक प्रभाव पैदा करेगी, कहीं एकीकरण के आंदोलन को प्रोत्साहन देगी और कहीं विघटन के आंदोलन को प्रोत्साहन देगी। तो पश्चिमी यूरोप में, जैसे मैं आपको ब्रिटेन बता रहा, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इन क्षेत्रों को आप ले लें, वहां पर धीरे धीरे क्रमिक रूप में ही सही, लेकिन जो राष्ट्रीय राज्य है उसका आधुनिक राष्ट्र में संक्रमण हो गया, मतलब कि राजा के राष्ट्र का जनता के राष्ट्र में क्रमिक संक्रमण हुआ, क्योंकि वो तो पहले से ही संगठित था, विभाजित तो था नहीं, और उसने अपना आधुनिकीकरण कर लिया। तो राष्ट्रीय राज्य प्लस आधुनिक विचारधारा मतलब आधुनिक राष्ट्रवाद। आप कहोगे ऐसा नहीं कि हर जगह राजवंश समाप्त हो गया, ब्रिटेन में तो आज तक राजवंश एक तरीके से कहो तो, और फ्रांस में फिर दोबारा राजवंश स्थापित हो गया, लुई नेपोलियन तृतीय, मैंने कहा 1848 की क्रांति के बाद नया सम्राट स्थापित हो गया। स्पेन पुर्तगाल सब में वही स्थिति है। तो ऐसा नहीं कि वो देश में गणतंत्र या प्रजातंत्र ही है, ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन आधुनिक राष्ट्रवाद इसलिए है क्योंकि वहां के शासकों को एक विधानमंडल के सहारे शासन करना है, या विधानमंडल का सहयोग लेना है कम से कम, और विधानमंडल में जनता का भी प्रतिनिधित्व है, और जनता में एक होने का एहसास आ चुका है। इसलिए राष्ट्रीय राज्य अब आधुनिक राष्ट्र के रूप में तब्दील हो चुका है। पश्चिमी यूरोप में बड़ा स्मूथ संक्रमण है, कोई समस्या नहीं है। अब जर्मनी एवं इटली, अब यहां पर एकीकरण आंदोलन होगा, एकीकरण एकीकरण और पैदा करेगा। तो यहीं पर आपको क्वेश्चन वो दे सकते हैं कि 19वीं ओटोमन साम्राज्य एकीकरण, तो पुराने साम्राज्य में ओटोमन साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य, हैब्सबर्ग साम्राज्य, वैसे रूसी साम्राज्य भी है, हैब्सबर्ग साम्राज्य और रूसी साम्राज्य, ये सभी बहुभाषा भाषी और बहुसांप्रदायिक और बहुसंस्कृतिक है। ऐसे साम्राज्य अपने स्वरूप में मध्ययुगीन बने हुए, इन्होंने अपना आधुनिकीकरण नहीं किया है। तो यहाँ पर तो मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा कर देता हूँ कि विघटनकारी आंदोलन को प्रोत्साहन, विघटनकारी आंदोलन को प्रोत्साहन, विघटनकारी आंदोलन को प्रोत्साहन। यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ पर विघटनकारी आंदोलन को प्रोत्साहन मिलेगा। तो एक ही राष्ट्रवाद अलग अलग प्रभाव पैदा करेगा। तो यहीं पर आपको क्वेश्चन वो दे सकते हैं कि 19वीं सदी के यूरोप में, 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रवाद में एकीकरण एवं विघटन, एकीकरण एवं विघटन दोनों प्रकार के आंदोलनों को प्रोत्साहन दिया, परीक्षण कीजिए, आंदोलन को प्रोत्साहन दिया, टिप्पणी कीजिए। अब कुछ नहीं, अब मैं आपको विघटन वाले तत्व की तरफ दिखाऊंगा, एकीकरण वाले तत्व पर दिखाऊंगा। अब 150 वर्ड्स के क्वेश्चन आपको देंगे, आप केवल सबका वहां पर एक अच्छी शुरुआत करके और सबका परिचय दे दोगे, उसमें आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा। आगे हम चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही रुकते हैं, फिर हम आपसे कल मिलते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में और भी कुछ है इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसको आगे करते हुए और तब क्वेश्चन को कवर करते हुए कल मैं इसको समाप्त करूँगा, और इसमें आपको समझ में आ जाएगी। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखिएगा। ये स्ट्रक्चर को मैं कर देता हूँ, इसी स्ट्रक्चर को फिर लास्ट तक मैं आपको ले जाऊँगा, और यहाँ से ये स्ट्रक्चर को हम यहाँ से लेते हैं, और इस स्ट्रक्चर को भी फॉलो करते हुए लास्ट तक आप चले जाएंगे। यही स्ट्रक्चर आपका काम आएगा, और आप इसे इस प्रकार से आप देखते रहना। फिर कल मैं इस पर आगे बढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।